ओके बेटा, तो कल हम टॉपिक कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडिविजुअल पेंडुलम, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने वेव्स बता दी थी कैसे ड्रॉ करनी है। आप देखो, सबसे पहले ये डायग्राम्स में देखो, कहते कि अगर जो स्प्रिंग्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करें, देखो तो उसमें जो डिस्टेंस है वो देखो कितना आएगा, दैट इज़ 2a, ठीक है। सिमिलरली सेकंड फिगर में कहते हैं जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी डिस्टेंस वो कितना मूव करेगा, 2a। थर्ड फिगर में क्या बोल रहा है कि जब वो इंटरनली जब वो फोर्स अप्लाई करेगा दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी ए तो इधर से भी ए, तो डिस्टेंस ओवरऑल कितना गया, 2a, ठीक है। मतलब तीनों फिगर्स में एक ही डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज़ 2a। अब कहते हैं मान लो किसी टाइम टी पे Tm/8 है, ठीक है, जैसे हमने Tm/4 लिया था कल के टाइम पीरियड में, है ना। तो वैसे ही Tm/8 ले लिया ईच पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो मान लो कि पार्टिकल जो है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ए के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे हमने इस तीनों फिगर में बताया, राइट। अब देखो, आप देख भी रहे होगे कि फर्स्ट फिगर में टाइम 0 के लिए, ये है Tm/4 के लिए, और ये है Tm/8 के लिए। 8 आना, B नहीं आना, ठीक है। तो कहते हैं इसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। सो कहते हैं टाइम 0 पे, टाइम Tm/4 पे और टाइम Tm/8 पे जो एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी वो सेम ही रहेंगी पेंडुलम के केस में। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दो पेंडुलम्स है ना, तो दोनों क्या कर रहे हैं, P1 P2 को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, और किसी केस में P2 जो है P1 को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। तो वो कहते हैं अब जो रिलेशन है एनर्जी को समझने के लिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। कहते हैं मान लो देयर इज़ द लिंक बिटवीन टू पेंडुलम्स, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा इतनी देर तक, ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। अब देखो सभी में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था वो, 2a का। तो हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉज या साइन में होती हैं, तो हमने उनके एम्पलीट्यूड को देखो कैसे लेना है, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड लेना है 2a कॉज ऑफ ओमेगा एम टी, और साइन का लेना 2a साइन ओमेगा एम टी, दैट इज़ मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने ये स्टार्टिंग में निकाल दी थी, दैट इज़ U इज़ इक्वल टू हाफ m omega square a square, where m is a mass, omega is a angular frequency and a is your amplitude, right। तो उसमें जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर पेंडुलम P1, देन a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर पेंडुलम P2। दोनों की एनर्जी मतलब डिफरेंट निकालनी है, ठीक है, देन उसको प्लस कर देना है। देखो कैसे करना है। ओके, सबसे पहले देखो U1 एनर्जी फॉर पेंडुलम P1, उसमें से A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने उसको अरेंज कर दिया, हमारे पास ये एनर्जी बची। सिमिलरली फॉर पेंडुलम P2 की एनर्जी हमने P2 की फॉर्म A की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें, 2a साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना, टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो इसको और इसको कर देना ऐड, उसको नाम दे दिया U0 का। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास बचा 2ma स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो कहते हैं हम इस एनर्जी को कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, U1 इज़ इक्वल टू U0 की फॉर्म में, ऐसे आ गया आंसर। सिमिलरली U2 को भी इन टर्म्स ऑफ U0 लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट में लिख दिया कि एविडेंटली द टोटल एनर्जी U0 इज़ इक्वल टू U1 प्लस U2 क्या है, कांस्टेंट तो है, बट वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, अपनी एक्सचेंज कर रही है एनर्जी को। यही था ना कि दो पेंडुलम्स हैं, अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। पर कहते हैं कि जब हम नॉर्मल मोड्स लेते हैं, मतलब एक्स और वाई की टर्म्स में मोड्स अगर हम स्टडी करें तो उसमें कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है जो हमने परसों की थी, ठीक है, वो वैल्यू लिखी ω1t-5 की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स और वाई मोड की बात करनी है तो एनर्जी भी ux और uy की फॉर्म में लिख ली, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या था, a था, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, a नहीं है 2a है, तो 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास एनर्जी बची 2ma स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। सिमिलरली वाई मोड के लिए हमारे पास एनर्जी ये बची। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि ux और uy दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वेरी नहीं कर रहे विद द टाइम, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि दोनों में मास है, a है और ओमेगा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं।
इसीलिए वो वेरी नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे एनर्जी वेरी कर रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल मोड्स में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, आगे देखो उन्होंने बोला एक्साइटेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स। ठीक है, जस्ट इसमें डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है कि एक्साइटेशन कैसी होगी इन फेस और आउट फेस के केस में। देखो सबसे पहले दो पेंडुलम्स लिए, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करवाया। एक्स में वो ए डिस्प्लेसमेंट करेगा, वाई में भी वो ए डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में जब वो अंदर की तरफ जाएंगे तब भी वो डिस्प्लेसमेंट सेम करेंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो P1 पेंडुलम इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए डिस्प्लेस होगी। जब इधर को जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। सिमिलरली इस केस में वो पेंडुलम इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन फेस। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि जब एक ही डायरेक्शन में पेंडुलम जाए तो वो होता है इन फेस। अब इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, आउट ऑफ फेज। सिमिलरली लास्ट केस भी किसका है, आउट ऑफ फेज। सिर्फ फर्स्ट वाला केस जो है वो है इन फेज। बस आपने इसमें डायग्राम स्टडी करने हैं, राइट। अब देखो जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया है उसमें कितने सारे फॉर्मूलेज हमने किए हैं, है ना, तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन फेस के लिए, आउट फेस के लिए, वो सारे स्टडी करने हैं। देखो सबसे पहले इन फेस के लिए सारे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये आई थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें ये ली थी। बाद में हमने शेप एंड कन्फिग्रेशन के लिए x बाई वाई इज इक्वल टू 1 लिया था, ये हमने कल ही करवाया अभी। देन कहते हो ओमेगा इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये वैल्यू होती है। मतलब ये जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहे हैं नटशेल में कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, तो ये सारा आपने खुद से स्टडी करना है कि क्या क्या, सिर्फ इसके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउट ऑफ फेस की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई थी, उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने ये ली थी। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लिया था, उसमें शेप एंड कन्फिग्रेशन क्या आई थी, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू -1 आई थी। हर एक पेंडुलम जो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो ओमेगा 2 की वैल्यू ये होती है। आउट ऑफ फेस के केस में कपलिंग स्प्रिंग ऐसे होते हैं। कैपिटल वाई की वैल्यू ये थी, पिछले केस में एक्स की थी। ठीक है, तो ये सारे आपने खुद से ही पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो देयर इज़ एन important definition, that is degree of freedom, the number of independent ways in which a system can acquire energy। मतलब बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिस पे सिस्टम डिपेंड नहीं करता और वो क्या एक्वायर करता है, एनर्जी, उसे हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, उसको फ्रीडम है कि वो किसी भी डायरेक्शन से एनर्जी को ले ले। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। अब देखो एग्जाम्पल दिया, कहते हैं कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। वो ऐसे ही सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो या तो इस डायरेक्शन में जा सकता है या तो इस, 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, क्योंकि वो एनर्जी किससे लेता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेगा या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेगा। ठीक है, वो या फिर हम मास और स्प्रिंग का केस भी इसमें ले सकते हैं, उसमें भी वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही यूज़ करता है। क्लियर। अब देखो उन्होंने बोला कि जो कपल्ड सिस्टम होता है, कहते हैं जब उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, पर ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि वो पीरियोडिक है या नहीं, मतलब किन्हीं केसेस में वो पीरियोडिक होगी। ठीक है, तो कहते हैं जो नॉर्मल मोड्स है वो एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसमें जो कपल्ड सिस्टम होगा वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा विद द सेम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, The significance of the finding the normal modes lies in the fact that the general motion of the coupled system is given by superposition of the normal modes। इसके निकालने का सिग्निफिकेंस ये है कि जो नॉर्मल मोड्स होता है उसमें सुपरपोजिशन लगता है। ठीक है, सुपरपोजिशन मतलब ओवरऑल ऑल सिस्टम, जो सारा सिस्टम है हमारा उसका सम। ठीक है, तो कहते हैं हमें पता है कि नॉर्मल मोड के केस में जनरल मोशन की जो वैल्यू है, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, वो इस फॉर्म में होती है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा 1t माइनस फाइव 1, राइट। x की तो ये होगी, यहाँ पे x नहीं आना, यहाँ पे y आना, ये सही कर लेना। ठीक है, तो y की ये हो गई, तो हमने क्या किया, उसका करना है सुपरपोजिशन मतलब उसका एवरेज सम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, जैसे हम मीन निकालते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, तो वो कर दिया। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिवाइड बाई 2 भी आना था वो भी कर दिया, मतलब अलग अलग के नीचे लिख लिया। ठीक है,
और हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है स्मॉल y की, दैट इज़ कैपिटल X माइनस वाई बाई 2। तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस ये था निकालने का दोनों का कि हमें x की वैल्यू अलग मिल जाती है, y की वैल्यू अलग मिल जाती है। ठीक है, हेयर x0 y0 φ1 φ2 और 4 अननोन क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये क्या है, अननोन क्वांटिटीज़ है, हमें ये डिटर्मिन करनी पड़ेंगी यूजिंग सम कंडीशंस, राइट। इसीलिए नॉर्मल मोड्स को पढ़ने का सिग्निफिकेंस है कपल्ड सिस्टम में। ठीक है, अब देखो हमने नॉर्मल मोड्स की वैल्यू निकालनी है। कहते सबसे पहले तो ना कपल्ड सिस्टम कंसीडर कर लो, वो भी किसका, 2 आइडेंटिकल ऑसिलेटर। आइडेंटिकल का मतलब सेम ऑसिलेटर। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम में एक पेंडुलम डिफरेंट थोड़ी होता है, दोनों सेम ही होते हैं, है ना। तो उन्होंने कौन सा केस ले लिया, सिंपल पेंडुलम का केस ले लिया। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, एम डी, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने निकाली थी प्रीवियस केसेस में, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स होती है ना। फोर्स उसमें कौन कौन सी लगती थी, ये एम जी एक्स बाई एल एंड माइनस एस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से और ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती थी। ठीक है, देखो ये उन्होंने एक्स मोड के लिए लिखी है और ये उन्होंने वाई मोड के लिए लिखी है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक्स एंड वाई आर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पेंडुलम्स। ठीक है, तो कहते हैं मान लो किसी भी टाइम पे एक्स और वाई क्या है, उनकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, किसकी, टू पेंडुलम्स की। तो उनकी जनरल सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन क्या होती हैं, एक्स इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा टी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, A1 और A2 उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं, राइट। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो हमें इन इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो भी 2 बार। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन देखो, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 दोनों में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ इसकी एक्स की और वाई की, राइट। नेक्स्ट देखो, जब आप इनको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स वाई और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो सबसे पहले ये इक्वेशन बनेगी सब्स्टिट्यूट 1 में करने के बाद। और जब आप डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ये वाली टर्म में जाके सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू ये बनेगी इन टर्म्स ऑफ A2 एंड A1। ठीक है, देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू में है या यहाँ पे A2 की फॉर्म में है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन नंबर 3 है और 4 है, उन दोनों में जो इक्वेशंस हैं उनकी डिग्री क्या है, पावर मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, और वो पावर भी किस में है, स्क्वायर में, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं मतलब इसके रूट्स भी 2 होने चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, 3rd और 4th इक्वेशन को कर दिया ऐड। आफ्टर एडिंग हमारे पास ये इक्वेशन ठीक है, देखो हमारे पास आफ्टर एडिशन ये वाली वैल्यू आ गई, A1 + A2 A1 + A2 हो गए कैंसिल, M के साथ M भी हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा ओमेगा, जो क्या है फर्स्ट मोड के लिए है, तो ओमेगा 1 लिख लिया, जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, √G/L। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकंड केस में क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास ये इक्वेशन बची, ये देखो, और उसमें से A1 - A2 A1 - A2 सभी में था, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, M जो डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे उसके। ठीक है, तो ये सेकेंड मोड के लिए था, तो क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, G/L + 2S/M, ये है सेकेंड मोड के लिए। ठीक है, अब देखो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंडक्टिव कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हमने पढ़ा था जिसमें एक इंडक्टर था और कैपेसिटर था। ठीक है, लेकिन अब है कपलिंग में मतलब 2 होंगे हमारे पास। देखो एक ये सेटअप है और एक ये सेटअप है, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी कॉइल एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हेयर इज़ अ C1 कैपेसिटर एंड C2 कैपेसिटर, N1 एंड N2 उसको नेम दे दिया। ठीक है, और टोटल उसको M नाम दे दिया। ठीक है, दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस की दोनों का इफेक्ट पड़ेगा म्यूचुअली। ठीक है, तो ये है सारा सेटअप। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग देखो कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले कहते हैं मान लो देयर इज़ नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मैंने बताया था कि कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, वो फुल डिस्चार्ज होता है इंडक्टर के थ्रू, है ना, यही होगा ना इसमें भी। तो इसमें कहते हैं मान लो सबसे पहले कोई भी लीकेज नहीं हुई। ठीक है,
और कहते इफ़ फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय यूनिट करंट, कहते मान लो अगर फाई जो है फ्लक्स है जो कितनी है यूनिट करंट से एक कॉइल में पास हो रही है, ठीक है। तो L1 स्टैंड इस इंडक्टर के लिए ले ली वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ N1 स्क्वायर फाई, ये N1 वाली वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली L2 ले ली N2 स्क्वायर फाई, ठीक है। तो कैपिटल M दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है N1 N2 इंटू फाई, ठीक है। पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से हो रही, दोनों कॉइल की वजह से हो रही है, दो हैं कॉइल, इसकी वजह से M का स्क्वायर हो गया। क्यों लगा, क्योंकि दो इंडक्टर थे हमारे पास, ठीक है। दो जो स्क्वायर है वो किसकी वजह से आया, दो इंडक्टर की वजह से आया, मतलब L1 इंडक्टर की वजह से और L2 इंडक्टर की वजह से, इसीलिए ये वाली इक्वेशन आई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या किया उन्होंने, M अपॉन पहले तो M स्क्वायर सॉल्व करो, L1 L2 था ना, तो M स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, √L1 L2 है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर के बीच में, तो क्या बनेगा M/√L1 L2 इज इक्वल टू 1। तो उन्होंने 1 को क्या ले लिया, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया कोई भी, दैट इज़ K, उसे क्या बोलता है कपलिंग कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू क्या है यूनिटी है, ठीक है। तो कहते हैं इन रियलिटी होगा क्या, जो K की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, बिकॉज सम लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। कहते हैं 1 से छोटी होगी हमेशा, K की वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी या 0 होगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने, बस ये बोला कि 1 से कम होगी, क्योंकि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई ना कोई लीकेज नहीं हो रहा होगा, लीकेज ज़रूर होगा, लेकिन वो यूनिटी भी हो सकता है और 1 से लेस भी हो सकता है, राइट। अब देखो कहते हैं मान लो नॉर्मल मोड्स के केस में कि जो Q1 है चार्ज वो किस पे है, कैपेसिटर C1 पे, हैविंग करंट I1, ठीक है। ये किसके लिए था, प्राइमरी सर्किट के लिए। सेकेंडरी सर्किट के लिए करंट होगा I2, कैपेसिटर कौन सा होगा C2, और चार्ज भी क्या होगा Q2, राइट। अब देखो नेक्स्ट में कहते प्राइमरी सर्किट के लिए देखो वैल्यू क्या आएगी, कैपेसिटर की वजह से क्या आ रहा था, चार्ज पर यूनिट कूलम C1 कैपेसिटर के लिए। इंडक्टर पे फैराडे लॉ लगाया L1 di1/dt, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से करंट क्या आ रहा था, M/di2 इंटू dt। अब ये देखो di2 क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट में करंट पास हो रहा था किसकी वजह से, सेकंड कॉइल की वजह से, इसलिए I2 आया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो उन्होंने किया कि Q1 को सब्स्टिट्यूट किया, कहते हैं उसकी टोटल निकालनी है, दैट इज़ इंटीग्रेशन करनी है, तो करंट इनटू टाइम होती है उसकी वैल्यू I1 dt विद इंटीग्रेशन, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सारी एज इट इज़ ही रहने दी इक्वेशंस, राइट। ये थी प्राइमरी के लिए। फिर हमने सेकेंडरी की बात की, सेकेंडरी में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो किसकी वजह से होगी, करंट I1 की वजह से होगी, बाकी सारा सेम ही है, जहाँ पे I1 है वहाँ पे I2 आ जाएगा, पर जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही वहाँ पे I1 रहेगा, ठीक है। अब देखो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया I1 को I0 e⁻⁻⁰t और I2 को सब्स्टिट्यूट किया e⁻⁻⁰t विद I2 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, जब हमने I1 की वैल्यू यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करनी है ना, तो देखो इसकी इंटीग्रेशन ही होगी सारी की, क्योंकि ये I1 की वैल्यू है। इंटीग्रेशन करने के बाद देखो ये आंसर आएगा, तो देखो ये बन गई, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में है di1/dt, मतलब इस इक्वेशन का करना डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास आएगी ये वैल्यू, ठीक है। फिर di2/dt है, तो I2 की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज़ दिस वेरी टर्म, तो उसकी भी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसके बाद उसको और सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया, डिवाइड किया बाय i⁻⁻L1 के साथ, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में I1 कॉमन था, I1 कॉमन निकाल लिया, उस वहाँ पे I2 था, यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने उस सेकंड इक्वेशन के लिए निकालने नहीं बैठना, दिस वाली इक्वेशन के लिए सीधा लिख दो। सिमिलर ये है, जहाँ पे L1 CA1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 C2, ठीक है। बस करंट चेंज होगा राइट हैंड साइड पे, I2 की जगह पे I1 आएगा। सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। कहते मान लो अगर ऑसिलेशंस जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं, ऑसिलेशन आइडेंटिकल होने का मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, दैट इज़ ω0। तो ω0 इंडक्टर और कैपेसिटर के में यही आंसर आया था हमारे पास। ω0 को हम यही लिखते हैं ना 1/√LC,
तो स्क्वायर रेट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर 1/LC बन जाएगा, वही लिखा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको 1/L1C1 या L2C2 नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, जो ये प्रीवियस वाली दोनों इक्वेशन है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम्स लेने हैं। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पर कहते हैं m/L1L2 को हमने सब्स्टिट्यूट करना है के स्क्वायर, जो क्या है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर उधर लेके हमारे पास बन गया के स्क्वायर ओमेगा पावर 4, इसका होल स्क्वायर था, उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी एक पावर मतलब 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी। देखो ओमेगा की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसका अंडर रूट हो रहा है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर बचा विद प्लस माइनस। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे ले गए, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस के बचा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस माइनस के। ठीक है, अब कहते हैं जो राइट साइड में हमारे पास माइनस आया उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव में कोई भी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मीनिंगलेस होती है। ठीक है, तो कहते हैं मान लो कि ओमेगा 1 जो है वो प्लस वाली है, ओमेगा 2 जो है वो माइनस वाली है। ठीक है, अब देखो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, एक में हो रहा है 1 प्लस के, एक में हो रहा है 1 माइनस के, मतलब ये जो प्लस और माइनस का फैक्टर है ये डिसाइड करेगा कि इसमें कितनी ये जो K1 से लेके K2 में जितनी वर्थ है वो कितनी होगी, ये प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ बनाया हुआ उन्होंने 3 कपलिंग कांस्टेंट के साथ। ठीक कहते हैं K1 की पहले वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, देन डिक्रीज़ करेगी। कब, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो क्रॉस कर लेगी। फिर K2 आई, K2 की वैल्यू मैंने बताई K1 से कैसे प्लस और माइनस के फैक्टर से चेंज होगी, मतलब वर्थ उसकी। देन K2 एंड देन K3, पर ये बोला गया है कि जो K3 का एम्पलीट्यूड होगा वो K2 से ज़्यादा होगा और K2 का एम्पलीट्यूड K1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो हमने चेक करने इन फेज एंड आउट ऑफ फेज नॉर्मल मोड्स। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है, दैट इज़ 5th इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, जस्ट m को उधर शिफ्ट कर दिया और कहते हैं अब मान लो कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा 1 के इक्वल है, तो उन्होंने पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली, दैट इज़ ओमेगा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के। तो इसमें जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमने। ठीक है, ओमेगा की जगह पे क्या लिख देना, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन देखो हमारे पास ये बना। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन था वो निकाल लिया और कैंसिल हो गए। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट्स खोलोगे, तो आपके पास बनेगा ऊपर L1 और नीचे m, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। देखो 1 प्लस के साथ 1 प्लस के कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ k बचेगा। ठीक है, कहते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन आई इसमें वो क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ पे है, इन फेस। पर जब हम उस पर नेगेटिव वाला फैक्टर लगाएंगे, मतलब ओमेगा नॉट अपॉन 1 माइनस के वाला अंडर रूट विद लगाएंगे, तो क्या होगा, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि वो आउट ऑफ फेस चले जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 ऑसिलेटर, ये तो सिमिलर या प्रीवियस केसेस की तरह, यहाँ पे बस इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ो, कहते लूज एंड टाइट कपलिंग क्या होता है। कहते जब के की वैल्यू लार्ज होगी तो हम बोलेंगे कि वो कपलिंग कौन सी है, टाइट, पर जब के की वैल्यू होगी स्मॉल तब हम बोलेंगे कि कपलिंग कौन सी है, लूज। ठीक है, तो कहते हैं देखो हमारे पास पता है हमें कि के की वैल्यू होती है m/√L1/L2, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली। m क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, कहते हैं इन लूज कपलिंग m क्या होगा, स्मॉल होगा, और टाइट कपलिंग में m क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, ये तब इट डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होता है, जब हम दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k, राइट। मैंने बोला कि बैंडविड्थ पे डिपेंड करेगा, तो बैंडविड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, वो वैल्यू निकाली, उसके बाद जस्ट नीचे थी ना अंडर रूट वाली, वो उन्होंने ऊपर लिख दिया इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। ठीक है, ये वाली
फिर कहते हैं लूज़ कपलिंग में हमें पता है कि के की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने आप से स्मॉल वैल्यू क्या ले ली, ज़ीरो। स्मॉल वैल्यू ज़ीरो ही हो सकती है। ज़ीरो जब उन्होंने सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, पर सब्स्टिट्यूशन से पहले उन्होंने लगाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम देखो यहाँ पे लगाई, पावर आगे ले आए, देखो माइनस माइनस बिकम प्लस तो आ गया 1/2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो क्या लगाई, बाइनोमियल थ्योरम लगाई। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन आपके पास देखो क्या बनेगा, देखो आफ्टर सॉल्विंग ये बनेगा हमारे पास 1 के साथ 1 कैंसिल, हाफ हाफ जब करोगे सॉल्व तो हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा, के। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उन्होंने आना है ओमेगा नॉट के। ठीक है, ये सही कर लेना। बट कहते हमने ऊपर ही बताया कि के हमने लिया स्मॉल, के ज़ीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, फैक्टर ही ज़ीरो हो गया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ओमेगा 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा 2 के इक्वल, यही लिखा। इसका मतलब ये है कि जो बैंडविड्थ है वो निगलिजिबल है यहाँ पे, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एकदम ही निगलिजिबल है। तो मतलब दो कपल्ड ऑसिलेटर जो हैं वो वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी तो देंगे लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी एक ही होगी। ठीक है, ये था लूज़ के लिए, लूज़ कपलिंग जब होगी। अब जब टाइट कपलिंग होगी तो अब क्या होगा, फ्रिक्वेंसीज होंगी दूर दूर, तो अब वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, फ्रॉम वन ऑसिलेटर टू द अदर इज़ इन लूज़ कपलिंग इज़ स्मॉल। मतलब कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन ऑसिलेटर टू द अदर तब कपलिंग क्या होगी, लूज़। ठीक है, लूज़ कपलिंग क्या होगी, उनकी स्मॉल होगी, पर टाइट कपलिंग में क्या होगी, वो लार्ज होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है।